हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके मन में जैसे ही आप 11th में जाते हैं और फिर आपके पास बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो मैं आपको अक्टूबर में प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो डाउट जो अक्सर 11th क्लास में जाने वाले बच्चों के मन में आता है टुवर्ड्स देयर जेई प्रिपरेशन, मेंस, एडवांस, कुछ भी स्कूल को कैलेंस बेल से मिल करें, तो मेनली अगर आप देखें तो ये 7 क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी का नहीं जवाब पता तो ही मैं आया हूं कि आपको इन सबके जवाब दे दूं, और ये आपकी हेल्प मैं ऐसे करूंगा कि मैंने कैसे अपनी आईआईटी जेईई क्रैक की थी, तो इनमें से क्या मैं करता था क्या नहीं करता था, वही तरीका होगा दोस्तों जो आपको करना होगा। और दिस वे देखो, मैं क्या है कि मैं आप लोगों की तरह ही था, है ना। मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ता था, मैंने भी क्रैक किया। तो मेरा जो मूल मंत्र रहा है, किस तरह से मैंने चीजें की थी, मैं वही आपको बता के हेल्प करूंगा ताकि आप मिसगाइडेड ना हो, ताकि आपको कम से कम रास्ता पता हो, चीजें कैसे करती हैं वो चलती रहे। सबसे पहला ही क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या सर कि एनसीईआरटी या जेईई उन दोनों का सिलेबस सेम है। हाँ, सिलेबस तो सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एनसीईआरटी में आपका सिलेबस है 11th और 12th का, वही आपके जेईई मेंस या चाहे एडवांस हो वो पूछा जाएगा। लेकिन देखो, एनसीईआरटी पढ़ के आप बोर्ड में अच्छे नंबर तो ला सकते हो, लेकिन जेईई में सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए, बहुत सारी कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्या करती है, देखो एनसीईआरटी हर टॉपिक को ऊपर से छू के चली जाती है, लेकिन आपका जेईई पूरा डीप डेप्थ में जाती है ना, अंदर तक जाके वो करती है। तो आपके कॉन्सेप्ट की वैरायटी को चेक करती है, और आपके उसी कॉन्सेप्ट के जो बेसिक बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होंगे, है ना। हर एनसीईआरटी में हर चीज छोटा छोटा छोड़ के दे, जैसे आप देखो तो 11th क्लास के आपके रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में से आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और डिफरेंट एक्सिस के अराउंड, ठीक है, तो वो वाला पार्ट डिलीटेड हो गया, लेकिन आपको जेईई में तो पूछा जाएगा। तो इस तरह क्या है कि हाँ, सिलेबस तो सेम है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से होगा नहीं। तो अगर बात आ जाती है एंटी एनसीईआरटी से होगा नहीं, तो सर आप ये आएगा कि फिर मटेरियल कौन सा चाहिए। तो ये इसका जवाब मैं यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन दूंगा अगले उस पर। देखो याद रखना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के बोर्ड के अच्छे नंबर आ सकते हैं, है ना, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को ऊपर ऊपर से छू के चले जाओगे, जेईई निकालना तो यार असंभव करीब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि करना, अब तुम बिल्कुल गॉड गिफ्टेड हो तो कर लो, अलग बात है। दूसरी बात आती है, हमारे स्कूल की क्लासेस जो मैडम पढ़ाती हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सर सीधे सीधे समझ लो, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई के सिलेक्शन में, साफ सी बात है। इनफैक्ट आपके बोर्ड के सिलेक्शन में भी वो स्कूल की क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको खुद सेल्फ प्रिपरेशन ही करके 2 महीने में निकाल दोगे। अभी बताऊंगा कैसे। फिर क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, आप स्कूल की क्लासेस मिस करो, चीजें करो, जो करना है वो करो, लेकिन याद रखो सिर्फ स्कूल की क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। वहां पे तो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है कि भाई इतने नंबर ले आए, वो इतने नंबर ले आए, और वो नंबर मैं आपको बता दूंगा बैलेंस कैसे करना है ना बोर्ड में तब 11th क्लास में। क्योंकि देखो, आप लोग अपनी जब जेईई की प्रिपरेशन करने लग जाओगे तो जेईई की प्रिपरेशन में इतना इन डेप्थ और अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आपकी कि आप स्कूल की क्लासेस तो खुद ही करने लग जाओगे। मतलब उसकी कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं यार, आपको सब कुछ आसान आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप एक बड़े लेवल तक जा चुके होगे और उसके बाद चीजें कर रहे होगे। तो भाई कितना इंपॉर्टेंट है, मोटा मोटा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्कूल में नंबर लेके आने, मैडम के सामने अच्छा भी बनना होता है, क्योंकि मैडम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मैडम ही लगाती हैं आपके। तो इस बात का ध्यान रखते रहना पूरा, है ना, और उसका, है ना, ज्यादा शरारत वरारत मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स वहीं से लगने हैं। फिर कोचिंग ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले। देखो, अगर सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिलेक्शन चाहिए ना, तो देखो बेझिझक ऑफलाइन ले लो, है ना। ऑफलाइन कोचिंग का कोई जवाब नहीं, लेकिन यहां पे कैच है। कैच ये है कि देखिए, आपको क्या होता है कि ऑफलाइन ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हम जाएं तो ही ऑफलाइन कोचिंग होता है। आप कहीं पे भी जाओ, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है जो समझा रहा है, अगर आपको पढ़ने के बाद उस जगह से, उस टीचर से, और आप जेईई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो बेकार है। मेन फंडा क्या, देखो ऑनलाइन में एक फायदा ये हो जाता है कि आप अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आते हैं। लेकिन मतलब अगर दोनों में कंपेयर करना तो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है। तो ऑफलाइन सेंटर पे जाए तो एक टाइम कोविड आ गया था, कोविड में तो सब कुछ ऑनलाइन ही चला था, लेकिन वहां सबके लिए इक्वल था। तो देखो, होने को गली के, मतलब गली में भी कोई पढ़ाने वाला हो ना, और अच्छा पढ़ाता हो, आपको समझ में आता हो, जेईई के क्वेश्चन हो रहे हो आपसे, तो उससे पढ़ लो, कोई बड़ा बड़ा वो कहानी नहीं। बात आ जाती है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन की हम समझ के। देखो, दोनों का अपना अपना फायदा है। ऑनलाइन में हाँ ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, फिर डिसिप्लिन नहीं रहता है,
और एक चीज जो आप ऑफलाइन में बैठ के खुद जाके सीखते हो, एक फ्रेंड सर्कल मिलता है, वो आप लैक करते हो। आपको सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन पूछने से पहले तुम्हें हर वो चीज जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपसे सॉल्व होने चाहिए, तभी वो सेंटर सही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पे, कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा है, कोचिंग का कि रिकमेंडेड बुक्स पर? देखिए यार, मैं तो क्या है अपनी जो तैयारी की थी वो पूरी की पूरी कोचिंग मटेरियल पे की थी। एक्चुअली क्या, कोचिंग मटेरियल जो होता है वो आपके बिल्कुल बेस्ड पैटर्न वाइज, चीजें वाइज हमेशा क्लैरिटी से बनाया होता है। रिकमेंडेड बुक्स में आपको ढूंढना पड़ता है, पर मैं ये कि नहीं कह रहा रिकमेंडेड मत पढ़ो। अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल है तो उसी से पढ़ लो, ठीक है, पूरा उसे करो, उसके जितने पीछे न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, सबको सॉल्व करो। फिर अगर नहीं हुए तो आप किसी उसमें, अच्छा ऑनलाइन में एक और चीज थी, अगर आप रिमोट प्लेस में पढ़ रहे हो, वहां पे चीजें नहीं है, तब तो ऑनलाइन ही काम देगा ना आपको। कई जगह ऑप्शन दिखाएगी कि ऑनलाइन बहुत चीप पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन, तो ये आपकी कॉल है कि क्या करना है, लेकिन ओनली प्रायोरिटीज आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। फिर रिकमेंडेड बुक्स, देखो रिकमेंडेड बुक्स चाहिए तो मैं उस पर आपका एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी इस बात को है ना कभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, रिकमेंडेड बुक्स चाहिए मैं बता दूंगा कौन कौन से रिकमेंडेड है। अदरवाइज कोचिंग मटेरियल, अब ये कहोगे कोचिंग मटेरियल वो जो कोचिंग पढ़ते हैं उन्हीं को मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है। अब कोचिंग मटेरियल मंगवा सकते हो, इनफैक्ट सेकेंड हैंड मिल जाती है यार, दिल्ली में जाओ नई सड़क पे खूब भर भर के मिलेगी, बहुत सस्ते मिल जाती है, सेकेंड हैंड मटेरियल ले लो, सारी एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करो, सब चीज़ें आराम से हो जाएंगी। फिर आ जाती है बात हमारी किसकी, प्रिपेयर किसके लिए करें, मेंस के लिए करें, एडवांस के लिए करें, है ना, मेंस करें के लिए, एडवांस के लिए करें। देखो ऐसा है ना, साफ सी बात है, तुम प्रिपेयर सिर्फ इसके लिए करो, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है, तुम प्रिपेयर सिर्फ इसके लिए करो, ये अपने आप हो जाएगा। चांद पे पहुंचने की वो रखो, पृथ्वी अपने आप पार हो जाएगी। अगर तुम्हें चांद पर पहुंचना है तो पृथ्वी छोड़ना पड़ेगा ना, तो बात वही है, मेंस कैसा पृथ्वी छोड़ना, और एडवांस क्या है चांद पे पहुंचना। याद रखो हमें बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, देखो इतना टफ है वो आपका जेई कि आप 40% मार्क्स ले आओ ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता है आईआईटीज में, है ना, थोड़ा 38% के आसपास रहे तो एनआईटीज में मिल जाती है। तो आपको मेंस उसमें तैयारी एडवांस की किसी क्लियर कट है भाई, एडवांस की तैयारी करो, मेंस अपने आप कवर हो जाएगा। ये क्या होता है मेंस और एडवांस अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं होता, मेंस की तैयारी चल रही होती है, एडवांस की तैयारी करो फटाक से, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कुछ भी जो एडवांस में आता है वो मेंस में नहीं आता, है ना। तो आप मेंस की करोगे तो आपके लेवल कम रहेगा, तो आप अपने लेवल को पहले ही बढ़ा के रखिए ताकि चीजें हो जाए। तो किसके लिए प्रिपेयर करो, आप एडवांस के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, सीधे एडवांस के लिए, टफ क्वेश्चंस, लेवल अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, उसका एप्लीकेशन, हर चीज हम देखेंगे अच्छे से, है ना। याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, ये पहली और आखिरी नेसेसरी कंडीशन है जो फुलफिल तो होनी चाहिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं। फिर आ जाता है कि हाउ टू टैकल 11th सिलेबस इन 12th क्लास। ये कहानी बड़ी अच्छी है। क्या होता है हम 12th क्लास में पहुंच जाते हैं और हमारे क्या बैकलॉग हो जाता है, 11th का कुछ बाकी है, उसका कुछ बाकी है, और 11th क्लास को हम कर ही नहीं पाते 12th क्लास में। सिंपल सी कहानी है, देखो आपके जेईई में एंट्रेंस एग्जाम में दोनों के दोनों आएंगे 11th एज वेल एज 12th, तो आप सिर्फ 12th के बेसिस पे तो नहीं जा सके, तो सैटरडे संडे को रिवाइज करते रहो, कोशिश हमेशा रखो कि बैकलॉग ना रहे, आप 11th क्लास का टॉपिक लेके इसमें ना पहुंचो। कुछ लोगों को 11 मुश्किल लगने लग जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सैटरडे संडे रिवीजन का रखो ही रखो। हर उस क्या करो, 11th क्लास जैसी खत्म होती है तो 11th क्लास में जैसे 12th क्लास पहुंचते हो तो आप हर दिन का 1 घंटा निकाल के इस बात पे रखो कि हम उसमें 11th क्लास के हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हर टॉपिक से आप 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे हर दिन, तो आप क्या होगा उस टॉपिक से कभी अनजाने नहीं रहोगे, हमेशा कनेक्शन रहोगे, चीजें हमेशा याद रहेगी। दैट इज कॉल्ड रिवीजन, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, क्योंकि अगर आप टाइमली रिवाइज नहीं करते हैं तो आप देखो 1 महीने बाद में सिर्फ 3% याद रहता जो भी आपने पढ़ा था, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। जो रिवीजन करता है उसी के फायदा होता है, इसलिए कंसाइज नोट्स बनाओ, फॉर्मूले लिखो, सिर्फ फॉर्मूले लिखने से नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैसे डिराइव हुआ फॉर्मूला, कैसे मैथमेटिक्स में हुआ कि सिग्नम फंक्शन क्या है, क्यों वो -1 1 और 0 ही देता है, ये सारी कहानी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये होता है क्या भाई, आप यहां पे इसको रिवीजन से ही कर सकते हैं, रिवीजन से ही क्लियर कर सकते हैं। बात आ जाती है अब बैलेंस कैसे बनाए सर, जब जेई से लेके अप्रैल का महीना आता है ना
तो उसमें जेई बोर्ड का चक्कर फंस जाता है। यहाँ पे हमें बोर्ड भी देना होता है, इसमें भी मार्क्स लेने आते हैं, और जेई है इसमें भी मार्क्स लेके आने होते हैं, दोनों में सिलेक्शन। देखो ऐसा है क्योंकि पूरे साल तुम पढ़ते आए हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो स्ट्रांग हो रखी है तुम्हारी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रांग हो रखी है। अब बोर्ड में क्लियर करना है ना, तो ऐसा करो, बोर्ड से जस्ट 1-1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड्स के, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बोर्ड के, सिर्फ वो करो सॉल्व। साथ में सैंपल पेपर खूब लगाओ, है ना। जेई की तैयारी अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ 1.5 महीना 45 to 50 डेज सिर्फ बोर्ड चलेगा, सिर्फ बोर्ड चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सारे लगवा दो, वही घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, है ना। कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं आती है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, तो आप उन्हीं को कीजिए, अच्छे से कीजिए कि बोर्ड में आपके बहुत अच्छे हो। जैसे ही बोर्ड खत्म हो, अगले सेलिब्रेट मत करो, अगले दिन से ही लग जाओ अपने जेई के उसमें, और क्योंकि आप दिसंबर तक तो जेई की अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, फिर किस बात का घबराना, है ना, डरना है किस बात का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, बोर्ड कीजिए, अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे 90% आराम से ऊपर आ जाएंगे यार, और हमें तो अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन पाना है, यही थोड़ी। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के वो 7 डाउट जो चलते हैं, जो कि 11th क्लास में एंट्री के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। तो इन्हीं चीज को ध्यान रखते हुए आप चीजों को आगे बढ़िए। उसके सिवा भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइए, मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके पास आता रहूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय।